भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपको दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और मास्टर जी को भी दे दूं बधाइयाँ। बिल्कुल कैसे मास्टर जी? बिल्कुल दशहरा मनाया? बिल्कुल हाँ, दशहरा इस वक्त मना रहे हैं हम लोग। और शाम में आप तो लग रहा है, आपको देखकर ही लग रहा है बिल्कुल, कि आज तो सुबह से दशहरे के मूड में लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम अपने काम को कभी नहीं भूलते हैं। जी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए उपस्थित हैं हम। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं पूजा। आमतौर पर राज्य के किसान अगले साल की जाने वाली फसलों की बुआई के लिए जो बीज संग्रह करके रखते हैं वो उपचारित नहीं होता है। इसे उपचारित करने के लिए एक योजना के अंतर्गत किसानों को बीजोपचार के लिए 90% अनुदानित दर पर बीजोपचार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। किसान बहुत जतन से बीज सहेज कर रखते हैं कि अगले मौसम में की जाने वाली बुआई के लिए बीज की कमी न हो, लेकिन कई दफा बीज भंडार में भी कीड़ा लगने का खतरा बना रहता है। इन बीजों को उपचारित करके रखा जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है। सरकार की भी यही कोशिश है कि किसान बीजों को उपचारित करके ही संग्रहित करें। इसके लिए सरकार एक योजना के अंतर्गत किसानों को 90% अनुदान पर बीजोपचार सामग्री उपलब्ध करा रही है। अपने राज्य झारखंड में सब्जी की बेहतर खेती होती है और सालों भर खेती होती है। राज्य को अपनी आबादी के मुताबिक सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 लाख मैट्रिक टन की ज़रूरत है, जबकि पिछले वर्ष 2011-12 में 64.81 लाख मैट्रिक टन उत्पादन किया गया। ये किसानों की मेहनत और सरकारी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। राज्य के किसान साल भर कई अलग अलग सब्जी फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। जल्द तैयार होने वाली सब्जी फसलें उन्हें खास मुनाफा दिला सकती है। यही वजह है कि झारखंड के किसान सब्जी उत्पादन में विशेष रुचि रखते हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम हमारे सामने है। राज्य गठन के वक्त यानी वर्ष 2001-2 में कुल उत्पादन 33 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 64,81,000 मीट्रिक टन हो गया है। यानी इन 10 वर्षों में उत्पादन दुगना हो गया है। खरीफ मौसम में तिलहनी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए सही समय पर अनुशंसित किस्में लगाएं। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखें कि बुआई से पहले बीजों को जरूर उपचारित कर ले। इससे रोग और कीट लगने का खतरा भी नहीं होता है। 30 से 40% तक उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तिलहनी फसलों से अधिक पैदावार लेने का एक तकनीक ये भी है, झारखंड के लिए अनुशंसित किस्मों की बुआई की जाए। और दूसरा तरीका ये है बुआई से पहले बीजोपचार। कवकनाशी दवाइयों से उपचारित करके इसे राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हर फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये खरीफ ऋतु के जितने भी तिलहनी फसलें हैं, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये जो भी इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म हैं उनकी ही बुआई करें, क्योंकि सिर्फ हम जानते हैं कि अनुशंसित किस्म का सही समय पर बुआई करने मात्र से ही उपज में 30 से 40% तक की वृद्धि हो जाती है। तीसी मुख्यतः रबी मौसम की तिलहनी फसल है और इसकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। तीसी के फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए तीसी के उन्नत प्रभेद श्वेता और T397 लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तिलहनी फसल तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए तीसी के उन्नत प्रभेद T397, श्वेता, शुभ्रा और पद्मिनी लगाएं। इसमें T397 असिंचित एवं पैरा खेती के लिए उपयुक्त है। इन प्रभेदों की खासियत ये है कि ये अपने राज्य के लिए अनुशंसित है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है, जबकि इसकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि कार्य में सबसे पहले खेतों की जुताई की जाती है। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करके उसे समतल किया जाता है। आज की तारीख में करहा नामक कृषि उपकरण से जुताई के बाद खेत को समतल करने का काम बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। इसकी खासियत है कि ये बहुत सस्ता और सुलभ है। जुताई के बाद खेतों की मिट्टी को भुरभुरा करके जब समतल कर दिया जाता है तभी बुआई की जाती है। पारंपरिक रूप से हम पाटा के द्वारा खेतों को समतल करने का काम करते हैं, लेकिन पाटा के बनिस्पत
ज्यादा बेहतर तरीके से समतल करने का काम करता है कृषि उपकरण करहा। करहा की कीमत मात्र 1,500 रुपए है। करहा की कार्यक्षमता की सीमा तय नहीं है, ये किसान की कार्यक्षमता पर निर्भर है। वो एक दिन में जितने खेतों में चाहें करहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान चांद पर पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। खबर है कि वो मंगल पर भी उतरने वाला है। खबर ये भी है कि वो इन दोनों ग्रहों पर खेती की संभावनाएं तलाश कर रहा है। मतलब साफ है कि विज्ञान की उड़ान भी खेती से ही शुरू होती है। विज्ञान प्रगति है तो खेती जिंदगी। लेकिन एक किसान तो अपनी पूरी जिंदगी ही खेती में लगा देता है, उसे क्या कहेंगे? ब्यांग गांव के युवा किसान हैं अशोक कुमार। ये शिक्षित किसान हैं। इन्होंने इतिहास विषय से ऑनर्स किया है और खेती करते हुए अभी बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। ये खेती बाड़ी से संबंधित नई तकनीक, आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की सूचना अपने परिवार सहित पूरे गांव वालों को देते रहते हैं। इनका अपने गांव और राजधानी रांची से लगातार संबंध बना रहता है। अभी ये राहर की खेती कर रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि मौसम के विपरीत जो खेती है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के विपरीत कुछ खेती को जबरदस्ती अगर करने से क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में कमी रहता है और वो चीज़ मैं मार्केट में उपलब्ध कराता हूँ, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाता है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30.2 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.2 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,925 रुपए से 2,225 रुपए, चावल मध्यम 2,125 रुपए से 2,430 रुपए, चावल उत्तम 2,330 रुपए से 2,630 रुपए, गेहूं 1,325 रुपए से 1,425 रुपए, चना 4,930 रुपए से 5,130 रुपए, दाल अरहर 5,150 रुपए से 7,050 रुपए, दाल मसूर 4,000 रुपए से 4,400 रुपए, दाल चना 5,900 रुपए से 6,300 रुपए, सरसों तेल 10,150 रुपए से 10,250 रुपए, चीनी 3,575 रुपए से 3,725 रुपए, आलू 1,270 रुपए से 1,370 रुपए और प्याज 970 रुपए से लेकर 1,070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो किसान भाइयों, आपने सुना कृषि समाचार, जिसमें आपने बहुत सारी तकनीकों के बारे में जाना, कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की, मौसम का मिजाज जाना, मंडी का भाव जाना और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे हम आपके लिए। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अल्पविराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो मास्टर जी, बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन काम की बात तो करें। आज क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए अल्पना जी, जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो सिर्फ फसलों की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत तरह के पालन में विश्वास रखते हैं और उसे व्यवसाय के रूप में वो एक समझ सकते हैं एक उद्योग की तरह है। बिल्कुल। तो इस श्रेणी में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खियों के पालन की। क्यों मास्टर? बिल्कुल। किसान भाइयों, आप मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खी पालन के दौरान बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। कौन कौन सी सावधानियां हैं, किस तरह से आप मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, आइए इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ हैं जो जानकारी दे रहे हैं, डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो ये मधुमक्खियां हैं उनकी देखभाल हम कैसे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मधुमक्खी पालकों को अब जो समय आ रहा है, बुरा वक्त करीब अब निकल रहा है। जो बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद ठंड आएगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही ठंड खत्म होता है तो शरद ऋतु आती है। उसके बाद जो मधुमक्खी पालक हैं उनको साल भर का अपना मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन किसान भाइयों को अभी ये ध्यान देना होगा कि ठंड जैसे ही बढ़ेगी उसकी देखभाल करनी होगी। तो उसमें सबसे पहले ये है कि मधुमक्खी पालक अपने बक्सों की उचित देखभाल करने के लिए साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दें। इसमें यह है कि जिस दिन धूप निकलता हो, मौसम खुला हुआ हो, अगर धूप में थोड़ी तेज़ी हो, नमी ना हो, उस दिन बक्सों को खोलें और उनके तलपट को साफ़ कर दें। तलपट में किसी तरह से कोई कीड़ा वगैरह जैसे मोमी पतंगा वगैरह नहीं रहना चाहिए। इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, बारिश में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है मोमी पतंगा का प्रकोप। तो किसान भाई उसके लिए क्या करेंगे कि तलपट को पहले तो ब्रश से या जैसे भी सुविधा हो उससे साफ़ कर दें, कपड़ों से साफ़ कर दें। और धूप अगर तेज़ ना हो तो गर्म पानी में क्या करें कि उसको डुबा लें, खौलते हुए पानी में डुबा दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद वहाँ से निकाल के अच्छी तरह से झाड़ के उसको सुखा लें। उसके बाद वो उस तलपट को लगा दें। फिर किसान भाई क्या करेंगे कि सल्फ़र जो है, सल्फ़र पाउडर जो होता है, धूल जो होता है, उसका छिड़काव बक्से के ऊपर, फ्रेम के ऊपर बहुत पतली परत डालेंगे, जिससे इस मौसम में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि माइट का भी प्रकोप होने लगता है नमी से या मोमी पतंगा के लार्वे के मरने से या मोमी पतंगा द्वारा ग्रसित मधुमक्खी के लार्वे से। तो वो जब मरती हैं तो किसी भी मृत वस्तु के सड़न से जो माइट है वो बहुत जल्दी उसमें आक्रमण करते हैं और उस समय उसका प्रकोप ज़्यादा होना होता है। तो माइट के लिए फिर मधुमक्खी पालक जो हैं वो ये करेंगे कि फॉर्मिक एसिड जो आता है, अगर माइट का प्रकोप दिखा छत्तों में या विशेषतः छत्तों पे ही दिखता है, अगर किसी तरह से दिखा तो जो सफ़ेद होता है वो किसी तरह का दाग ना हो, फॉल ब्रूड ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, या हल्का माइट का प्रकोप हो या ज़्यादा भी हो तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो छोटे से शीशी में 1 ml के जैसा, और उस पर जो मुंह खुला हुआ होगा उसमें रुई की बत्ती लगा देंगे और उसको रख देंगे। और अगर माइट का प्रकोप अगर ज़्यादा है तो हफ्ते भर तक ये प्रतिदिन इसको 1 ml जो फॉर्मिक एसिड देने का है वो बदलते रहेंगे।
तो एक सप्ते में, और जो सल्फ़र का धूल है वो हर 3 से 4 दिन पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो इन दोनों को करने से क्या होगा कि आपका माइट का प्रकोप और मोमी पतंगा दोनों इसमें नहीं रहेगा। और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो पराग लाके पराग का संग्रहण करके मधुमक्खी जो है प्रजनन काल की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ आपका मक्खी जो है वंश जो है वो बढ़ने लगता है। इस मौसम में क्या है कि मधुमक्खी पालकों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, अगर बक्से ज़्यादा हैं और उनको पराग की कमी हो रही है तो कृत्रिम पराग देंगे। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि यदि पराग की कमी हो जाए तो आप उन्हें कृत्रिम पराग भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कृत्रिम पराग हम कहाँ से ले सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। मधुमक्खी पालकों के जहन में या मन में ये बात होगी कि भाई कृत्रिम पराग हम कहाँ से लाएं। तो उसके लिए यह है कि तेल निचोड़ा हुआ सोयाबीन या सोयाबीन की बड़ी में भी तेल निचोड़ा रहता है, उनको भी चूर करके बहुत अच्छी तरह पिसाई करके पाउडर के तरह बना के उसको आप किसी प्लेट में रख के बक्से के अंदर जैसे चीनी की चाशनी देते हैं उसी तरह से पतले प्लेट में रख के वो दे सकते हैं, या सोयाबीन को ऐसे ही पाउडर बना के दे सकते हैं, जिसमें ये देखना है सिर्फ कि उसका तेल का मात्रा ज़्यादा ना हो। कभी कभी मक्के का जो मक्के पिसा जो आटा आता है, बहुत थोड़ी मात्रा में उसको, जैसे 10 चम्मच अगर सोयाबीन का पाउडर है तो उसमें आधा चम्मच ये पाउडर भी मिला के, तो इससे अच्छा से लेते हैं। और एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि जो बारिश के दिनों में चाशनी देंगे उसमें कभी कभी टेरामाइसिन का 0.24 से लेके 0.4 ग्राम आपके 5 लीटर के चाशनी में ये मिलाने से आगे के लिए जो ठंड का मौसम आएगा उसके लिए मक्खियों को बढ़िया फ़ायदा होता है। ये क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। तो किसान भाइयों, आपने मधुमक्खी पालन के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली और आशा है आप उससे लाभान्वित भी होंगे। तो मास्टर जी, अब आगे क्या है ये बताइए। किसान भाइयों, आज के दिन हम आपको मिलवाते हैं किसी सफल किसान से। अल्पना जी, कहा जाता है जल है तो जीवन है, और कृषि कार्य के साथ जल का बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है। बिल्कुल, जल है तभी कृषि कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक उत्पादन भी कर रहे हैं। किसान भाइयों, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम जल भी बचाएं और साथ ही साथ कृषि कार्य करें, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस सफल किसान को। सबसे पहले
आपको नमस्कार है, इस कार्यक्रम के लिए स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप जो इस खेती की शुरुआत आपने कब और कैसे की? इसके खेती की शुरुआत बहुत से देखे, धान की खेती जो पहले कर रहे थे उसमें बहुत कम बेनिफिट होता था, और जो अगला दूसरा किसान जब करता था उतना ही खेत में तो बहुत ज़्यादा इनकम करता था। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, गन्ना का खेती करना चाहिए। इसीलिए मैंने पर साल से मैं गन्ना खेती के लिए मैंने गन्ना खेती करना विचार करके मैंने शुरू किया, और यूनियन बैंक इटकी से क्रेडिट कार्ड द्वारा पूंजी प्राप्त करके मैं अभी 1 एकड़ के खेत है इसमें मैंने लगाया हूँ। तो इस खेती की शुरुआत आपने कैसे किया? क्या आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ पूरी परिवार है या और कोई और? खेती को करने के लिए पूरे परिवार हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। हम लोग बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, सब कोई एक परिवार एक साथ लग के खेती की जुताई कोड़ाई, फिर नाली बनाना, उसको कियारी, फिर उसको पौधा लगाना, फिर लगा के उसको सिंचाई होने के बाद में फिर कोड़ा खुरपे, इस तरह से करके फिर इसको जब अभी इतना बड़ा हो गया है, फिर मतलब पत्ता जो होता है उसको छिलका हटाते हैं, पुराने पत्ता को हटा के फिर अभी और बड़ा कर रहे हैं। गन्ना की खेती के लिए कैसा मिट्टी होना चाहिए? क्या क्या इसमें आप कंपोस्ट डालते हैं, खाद बीज डालते हैं, और पानी की सिंचाई किस तरह से करते हैं? यहाँ तो अभी खिरसी मिट्टी है यहाँ मेरे ज़मीन में, और इसमें खाद जैसे DAP, यूरिया, गोबर खाद बाज़ार में सेलरी मिलता है उसको भी डालते हैं, डाला गया है। और सिंचाई लोग जो पंप है उस पंप द्वारा खेत में डायरेक्ट नाली में कर देते हैं। इस खेती की तैयारी कितने दिनों में होती है और कब आप इसे बाजार ले जाते हैं? गन्ना की खेती 7 महीने 8 महीने की होती है। इसे समय लगता है, जैसे फरवरी मार्च में डालते हैं, फिर वही सितंबर अक्टूबर तक में तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में हम लोग काट के एक साइकिल द्वारा भी बांध के ले जाते हैं। फिर जैसे मोटा किसान आता है तो गाड़ी में भी लोड करके भेज देते हैं। इसे जब आप बाजार ले जाते हैं तो क्या आपको अच्छा मूल्य मिलता है और उससे आप संतुष्ट हैं? बाजार में जैसे पहले जब निकाल लेते हैं, जैसे दशहरा दिवाली सब जब त्यौहार पकड़ाता है तो बहुत अच्छा रेट मिलता है। थोड़ा उसके बाद में थोड़ा ये फिर कभी कम होता है। जब बाज़ार में अधिक माल चढ़ जाता है तो वही रेट थोड़ा कम मिलता है। आप अपने किसान भाई को गन्ना की खेती करने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे? क्या क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को गन्ना की खेती के लिए सबको मैं करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि जितना ज़मीन में धान की खेती होती है उसमें बहुत कम बेनिफिट होता है, और इसमें गन्ना की खेती में उससे तिगुना चौगुना ज़्यादा यहाँ मुनाफा होता है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को मैं चाहूँगा कि सब कोई गन्ना की खेती करें और अपने आमदनी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। गन्ना की खेती करने के बाद इसमें कुछ हम और लगा सकते हैं, कोई फसल? गन्ना जब शुरुआत में डालते हैं उस समय निकलने में समय लगता है और थोड़ा दूरी में रहता है। उस समय बहुत सा सब्जी भी लगा सकते हैं, जब तक गन्ना बड़ा नहीं हो जाता है तब तक जैसे 3 माह 4 माह का जब सब्जी निकल जाता है तब तक में 4-5 माह में बड़ा हो जाता है गन्ना, तब तक में सब्जी बेच के ख़त्म हो जाता है। आपको खुदरा बेचने में फ़ायदा होता है या थोक में? खुदरा बेचने में हम लोग को
यहाँ से ढो के बाज़ार ले जाते हैं। बाज़ार ले जाने के बाद में वहाँ खुदरा बेचने में अधिक पैसा आता है हर पीस पर, और उसमें और जो थोक जब बेचते हैं तो खेत से ही सब चला जाता है, तो उसमें एक ही बार मोटा पैसा आ जाता है। खुदरा बेचने में वही होता है कि जैसे एक बाज़ार उतना का बेचे, एक बार इतना बेचे। जब उसमें परेशानी झेलते हैं और अधिक बाज़ार घूमने से पैसा का भी खर्चा अधिक होता है, और थोक अगर एक ही बार बेच दे रहे हैं तो बेचने पर मोटा पैसा एक ही बार हो जाता है, फिर उसको अगला पूंजी डालने के लिए अच्छा होता है। क्या इसमें काफ़ी पूंजी लगती है या सस्ते पूंजी में यह खेती हो सकता है? पूंजी जो लगता है तो लगता ही है, जैसे एक बाइक कम पूंजी में भी नहीं होगा। इसमें कुछ जब बीज खरीदते हैं तो पर पीस आप हम लोग जितना बेचते हैं तो उतना ही खरीदना पड़ता है, उस समय थोड़ा पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप गन्ना की जो तैयारी करते हैं या खेती करते हैं तो एक ही बार लगा के छोड़ देते हैं या खूंटी लगा के तैयारी करते हैं? गन्ना की खेती में एक बार पूंजी लगता है, तो पूंजी लगने के बाद में जब ऊपर डाली काट देते हैं, नीचे जड़ रहता है, तो वो जड़ में 3 साल तक होता है। तो 1 साल पूंजी डाल के 3 साल तक इसका बेनिफिट लेते हैं। तो जिससे मिलके आपको बहुत बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा किसान भाइयों, बहुत प्रेरणा आपने ली होगी और आशा है कि बहुत उपयोगी होंगी बातें बहुत सारी। तो अब मौसम के बारे में कुछ जान लेते हैं, चलते हैं IMD पुणे। क्यों? बिल्कुल। तो आइए किसान भाइयों एक नज़र डालते हैं भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त मौसम की जानकारियों पर। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा, कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। चना फसल के लिए खेत की तैयारी धान फसल कटने के तुरंत बाद करनी चाहिए। चना फसल के लिए 2 से 3 बार देसी हल से जुताई कर पाटा चला दें। चना की बुआई के लिए मध्यम जमीन जिसमें पानी का जमाव नहीं होता है वह जमीन उपयुक्त होता है। बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है। चना की उत्तम किस्में पूसा 372 KWR 108 है। तो मास्टर जी आज बहुत सारी बातें हमने कर ली, बहुत उपयोगी बातें कर ली, लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, आज दशहरा है तो अपने किसान भाइयों को भी हम वक्त देते हैं कि जाइए घूमिए और ऐश कीजिए, मौज कीजिए और हम भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम किसान भाइयों चाहेंगे कि आप अपने सुझाव, जानकारियाँ, राय या टिप्पणी हमें अवश्य लिख कर भेजें। तो लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो देर ना करें, चलते हैं। तो किसान भाइयों एक बार फिर आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।